हम लोग डाइजेशन इन इंटेस्टाइन समझ रहे थे, है ना। इंटेस्टाइन में जो हमारा आज ये टॉपिक चलेगा, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमने पहला डाइजेशन ड्यूडेनम में देख लिया है। ड्यूडेनम के बाद हमारा जो नेक्स्ट आगे पार्ट है जजनम और इलियम, है ना, मेनली जजनम में। तो इधर का डाइजेशन क्या है और क्या डाइजेस्ट होता है। यहाँ इंटेस्टाइन की वॉल में एक ग्लैंड की बात की थी हमने। कौन सी ग्लैंड? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको हमने क्या नाम दिया था? इसके सिक्रीशन को हम क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस इंटेरिकस, है ना। तो ये बात हो गई थी। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो अपन यहाँ पे एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहला नाम लिखा था हमने डाइसैकेराइडेज। क्या नाम लिखा था? डाइसैकेराइडेज। दूसरा अपन ने नाम लिखा था पेप्टाइडेज, या कहीं कहीं पे ये आपको ट्रिप्सिन के नाम भी मिले। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट लिखा था न्यूक्लियोटाइडेज, नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइडेज, नेक्स्ट इंटेस्टाइनल। इन एंजाइम्स के रोल हमें समझने थे। जैसे पहला हमारा जो एंजाइम है इंटेस्टाइन का, डाइसैकेराइडेज। डाइसैकेराइडेज जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम विच ब्रेक्स डाइसैकेराइड्स। जो किसको ब्रेक करता है? डाइसैकेराइड्स को ब्रेक करता है, डाइजेस्ट करता है, ब्रेक्स डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में हमने नाम आपको याद बता दिया कौन कौन सा आता है। माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है और सुक्रोज आता है। ये तीन आपके डाइसैकेराइड्स हैं। इनको ब्रेक करने के लिए जो हमारा ये सबस्ट्रेट हैं, ये क्या है? सबस्ट्रेट हैं जिसको प्रोडक्ट में ब्रेक करा जाएगा, मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करा जाएगा, है ना। डाइसैकेराइडेज क्या करता है? यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिख लो। डाइसैकेराइड्स को ये मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक करता है। मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक करता है कौन? डाइसैकेराइडेज एंजाइम। अब हमारा यहाँ पे डाइसैकेराइडेज जो डाइसैकेराइड्स हैं उनके नाम लिखते चलो। जैसे मैंने पहला नाम लिखा डाइसैकेराइड्स आपका माल्टोज, है ना। इसके लिए जो डाइसैकेराइडेज एंजाइम है दैट इज द माल्टेज। इसको क्या बोलोगे? माल्टेज। MALTASE लिखते हैं, माल्टेज। ये आपका माल्टोज को ब्रेक करेगा। मोनोसैकेराइड एक माल्टोज का मॉलिक्यूल जो है आपका जब ब्रेक होता है तो बनाता है ये दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के। इसके दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं ग्लूकोज के। ऐसे ही आपका जब सबस्ट्रेट लैक्टोज है ना, जो जैसे हम लैक्टोज को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। कहाँ मिलता है ये हमें? मिल्क शुगर। ये हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिल्क से मिलता है उसको बोला जाता है लैक्टोज, इसलिए इसका नाम कॉमन रख दिया जाता है मिल्क शुगर। ये आपका माल्ट शुगर है। माल्ट शुगर कहाँ से मिलता है? ये आपके जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी अनाज खाते हो उससे आपको स्टार्च का डाइजेशन होने के बाद माल्टोज बनता है, ठीक है। तो लैक्टोज को ब्रेक करता है एंजाइम लैक्टेज। एंजाइम का नाम क्या लिखोगे? लैक्टेज। स्पेलिंग ध्यान रखना। और बनता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल बनता है गैलेक्टोज का। किसका? गैलेक्टोज का। एंड गैलेक्टोज इज द वेरी इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है। हमारी बॉडी में लैक्टोज जो है, जो में हम मिल्क शुगर जो खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनेगा। और क्या बनेगा? गैलेक्टोज बनेगा। गैलेक्टोज जो है, ये गैलेक्टोज जो हमारा हेक्सोज शुगर है,
दैट इज यूटिलाइज्ड बाय नर्व सेल। कौन यूज करता है? नर्व सेल। कौन यूज करता है? नर्व सेल। जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें हमारा सबसे मेन पार्ट है कौन? ब्रेन। तो इन नर्व सेल्स को, न्यूरॉन को, नर्वस टिश्यू को जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारा इनको एनर्जी देता है, वो ग्लूकोज नहीं है, वो कौन है? गैलेक्टोज है। इसलिए आपको बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा दूध पी लो, दिमाग अच्छा हो जाएगा, दिमाग बढ़ जाएगा। यही सुना होगा। क्यों कहते हैं? उसका जवाब अब तुम्हें मिल गया। ठीक है। इस शुगर का इस्तेमाल करता है कौन? नर्व सेल, यूज्ड बाय नर्व सेल्स। अब आप सोचो, अगर आपका जो नर्वस टिश्यू बढ़िया से काम कर रहा हो, बढ़िया वो एनर्जी उसको मिल रहा हो, है ना, तो आपका जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है, या हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो है ना, वो सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक। इसलिए हमें मिल्क कंजम्पशन करते रहना चाहिए। तीसरा जो आपका डाइसैकेराइड है, दैट इज द सुक्रोज। कौन सा है? सुक्रोज, है ना। और इसका जो ब्रेकडाउन करता है वो करता है सुक्रेज। कौन करता है? सुक्रेज। और सुक्रोज को आप टेबल शुगर भी बोलते हो। ये आपके जो स्वीटनर की तरह आप इस्तेमाल करते हो, जितने भी शुगर, है ना, शुगर केन का प्रोडक्ट जो भी है, वो उससे आपको यही आपका इस्तेमाल होता है। तो ये टेबल शुगर है। और ये ब्रेक होता है किसमें? ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनता है। ये एंड प्रोडक्ट हैं आपके डाइसैकेराइड्स के। ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। समझ आ गया? फ्रक्टोज का यूटिलाइजेशन, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इवन गैलेक्टोज भी एक दूसरे का आइसोमर है। थोड़ा सा इनका जो मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा चेंज है, इसलिए इनका नाम अलग रखा जाता है। तो उनको बोलते हैं आइसोमर्स, है ना। फॉर्मूला वही है दोनों का। चाहे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, इसका भी C6H12O6 है। तो फॉर्मूला चेंज नहीं है, इनका 3 डायमेंशनल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है दैट इज चेंज्ड, है ना। वो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। वो आइसोमेरिज्म आगे का आपका टॉपिक है, जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में। हाँ, आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। ग्लूकोज आइसोमेराइज होकर फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है ना। ये एंड प्रोडक्ट और डाइसैकेराइड समझ आ गए। अब इन मोनोसैकेराइड्स का, जो मोनोसैकेराइड्स बने हैं, इनका हमारा ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। इनका एब्जॉर्प्शन कर सकता है सेल। इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में होगा। इंटेस्टाइन की वॉल, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में ये सारा कन्वर्ट हुआ है। सेल से क्रॉस करके ब्लड में जाना है ना। कैपिलरी के वॉल को क्रॉस करके ब्लड में जाना है। तो ये मॉलिक्यूल्स सेल्स को क्रॉस करके, कैपिलरी के क्रॉस करके ब्लड में जा सकते हैं, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये तो बात हो गई आपके किसके? डाइसैकेराइडेज की कहानी खत्म। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो आपका है क्या? पेप्टाइडेज या ट्रिप्सिन, है ना। ये क्या करता है? जो आपका प्रोटीन डाइजेशन हुआ है अभी तक क्या हुआ है? स्टमक में हुआ है, पैंक्रियाटिक जूस से प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। इन प्रोटीन डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो बने हैं पेप्टाइड्स या डाईपेप्टाइड्स। क्या बने हैं? पेप्टाइड्स या फिर डाईपेप्टाइड्स। तो ये पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है? हम सेकेंड एंजाइम के बारे में लिखे, है ना, पेप्टाइडेज। ये पेप्टाइड्स को, पेप्टाइडेज एंजाइम ब्रेक करता है एमिनो एसिड्स में, एंड दिस इज द लास्ट या एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। ये भी प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, एमिनो एसिड। तो अब आपके ब्लड में ये भी चला जाएगा, ये ब्लड में एब्जॉर्ब कर सकता है, जा सकता है। तीसरा एंजाइम है कौन सा? हाँ जी, तीसरा एंजाइम क्या नाम है?
न्यूक्लियोटाइडेज, पहले आप लिखोगे न्यूक्लियोटाइडेज। अब पैंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेजेस था जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स में ये न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज ब्रेक करता है किसमें, न्यूक्लियोसाइड में प्लस फॉस्फेट ग्रुप में। एंड नेक्स्ट एंजाइम आपका है न्यूक्लियोसाइडेज, और ये न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करे, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम ब्रेक करेगा नाइट्रोजिनस बेसिस में, प्लस क्या बनाएगा, पेंटोज शुगर। ये तीनों कंपोनेंट हैं आपके एक न्यूक्लियोटाइड के। जब यही तीनों जुड़ जाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है ना। और क्या बचा, और कोई एंजाइम बचा है ना, हाँ, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये आपके डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड्स जो बने हैं, हाँ, ये ग्लिसराइड्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ग्लिसराइड्स में अभी तक का जो प्रोडक्ट रहा है वो है डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स को ये लाइपेज जो है इंटेस्टाइनल लाइपेज ब्रेक करेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, एंड दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन। एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन क्या है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन प्रोडक्ट बनते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड है। एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्या है, तो मोनोसैकेराइड्स। तो ये सेल हमारा जो सेल डिवाइड कर रहा है, तो जो हमारा ग्रोथ है सेल डिवीजन से ही ग्रोथ है, तो सेल को चाहिए, सेल डिवीजन से पहले तो डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा ना। तो डीएनए कैसे बनेगा, इन्हीं तो न्यूक्लियोटाइड से ही बनेगा। तो ये आपका इंटेस्टाइन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या होता है वो आपने देख लिया। मतलब क्या हो गया कि आपने सबका एंड प्रोडक्ट लिख लिया। किसका एंड प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट बोलो भाई, मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या, मोनोसैकेराइड्स। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या, एमिनो एसिड्स। फैट जो है आपका उसका एंड प्रोडक्ट क्या, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड का एंड प्रोडक्ट पेंटोज शुगर लिख लो, प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये आपके डाइजेशन की कहानी हो गई, यहां आके खत्म। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है ना। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो गया। कहाँ पे क्या डाइजेशन होता है, डाइजेशन हमने बक्कल कैविटी में देख लिया, फिर उसके बाद हमने किस में देख लिया, स्टमक में देख लिया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देख लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बेसिकली मेन डाइजेशन होता है, इसमें हमने नाम लिखा था क्या, ड्यूडेनम, फिर जेजेनम है ना, इलियम तक जाते जाते हो चुका होता है। कुछ थोड़े बहुत एब्जॉर्प्शन के काम होते हैं। मेन एब्जॉर्प्शन का साइट है, डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन होता है कि साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। अभी हम एब्जॉर्प्शन भी बात करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। अब देखो ऐसे समझना है, एब्जॉर्प्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। एब्जॉर्प्शन आपके बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि केमिकल क्या है, न्यूट्रिएंट कौन सा है। कुछ आपके स्टमक से
एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ आगे जाके कुछ मेडिसिन हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होता है। तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका होता है बक्कल कैविटी से ही, तो उधर हम ये सोचेंगे। हमें जो डाइजेशन का मतलब समझना था वो फूड के न्यूट्रिएंट्स को समझना था, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हमें बात करनी है बेसिकली, और मतलब एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे डाइजेशन के बाद का नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन। ठीक, अपना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया, इंजेशन कंप्लीट कर लिया, डाइजेशन कंप्लीट कर लिया, फिर उसी के बीच अपना आ गया था प्रोपल्शन भी, वो भी कंप्लीट हो गया पेरिस्टालिसिस से। एंड देन अब एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। कल हमने या जो भी हमारा प्रीवियस क्लास रहा है उसमें हमने देख लिया था कि एंड प्रोडक्ट सारे न्यूट्रिएंट्स के बन गए हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, बोलो भाई, मोनोसैकेराइड्स हैं, है ना। ऐसे प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट आपने देख लिया क्या है ना, एमिनो एसिड है। फैट का एंड प्रोडक्ट क्या है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है। और ऐसे ही आपका न्यूक्लिक एसिड का आपने एंड प्रोडक्ट देख लिया था। हाँ, तो इन सभी एंड प्रोडक्ट को क्या करना है, ब्लड स्ट्रीम में ऐड करना, है ना, न्यूट्रिएंट जिसे हम बोलते हैं। इनके अलावा जिसमें आपने क्या क्या नाम लिया, मोनोसैकेराइड्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक, और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, और इसके बाद आप मिनरल्स लिख सकते हो, बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है ना। इनका ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी को तो चाहिए, एब्जॉर्प्शन इनका भी होएगा। इन सभी न्यूट्रिएंट्स का, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, है ना, ये हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम में ऐड ऑन करना, है ना, किसमें ऐड ऑन करना, ब्लड स्ट्रीम में, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक, अब इसमें जो एब्जॉर्प्शन का मेन जो साइट है वो हमें थोड़ा सा समझना है ना। मेनली जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जजनम वाले पार्ट में। मेन जो साइट है एब्जॉर्प्शन का वो क्या है, यहां पे लिखोगे मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो आपके आंसर आएगा क्या, जजनम। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिखोगे, फिर ब्रैकेट में लिखोगे क्या, जजनम, है ना। मेन एब्जॉर्प्शन यहां होता है। ठीक है, जजनम वाले पार्ट में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपके और भी हिस्सों में एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए आयरन का एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में होता है। कहां लिखोगे, ड्यूडेनम। ऐसे ही मिनरल्स एंड विटामिन्स का, किसका, मिनरल्स एंड विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन आपके इलियम वाले पार्ट में होता है, इलियम वाले पार्ट में होता है। ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसका आपको जो बात समझनी है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें एक एब्जॉर्प्शन आपको बेसिकली समझना है, इसका फैटी एसिड और किसका, ग्लिसरॉल का। चलो पहले हम
स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। हमने इंटेस्टाइन की वॉल में पढ़ा था विलाई एंड माइक्रोविलाई, याद है सबको? हाँ, विलाई एंड माइक्रोविलाई, ये हमने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, वो लेयर है, वो लेयर है इनकी। हम जब हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं इंटेस्टाइन की तब हम बात करते हैं, अभी हमें ये स्ट्रक्चर, हाँ, लेयर का नाम है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड एपिथेलियम। वो इंटेस्टाइन की जब ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे ना, तो ये पूरा इंटेस्टाइन की वॉल जितने टिश्यूज से बना है वो नाम है। माउथ भी तो और इधर आपका इंटेस्टाइन ही शुरू हो गया। हाँ, और जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज अ म्यूकोसा, वो म्यूकोसा का ही आउटग्रोथ होता है विलाई एंड माइक्रोविलाई। ठीक है, तो ये विलाई एंड माइक्रोविलाई जो है दैट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड, इनकी वॉल में ब्लड वेसल्स भी सप्लाइड होती है, और ये कैपिलरीज के फॉर्म में इधर विलाई एंड माइक्रोविलाई में सप्लाइड होती है। किसमें सप्लाइड होती है? विलाई एंड माइक्रोविलाई में ब्लड वेसल्स सप्लाइड होती है। जो आपका डाइजेशन हुआ, एंड प्रोडक्ट जो बना, जैसे एमिनो एसिड है ना, मोनोसैकेराइड्स, ठीक, और जो भी एंड प्रोडक्ट्स बने वो इसी के कांटेक्ट में होंगे। विलाई एंड माइक्रोविलाई इसी में पूरा बात कर रहा होगा, है ना। ये यहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में एड ऑन किए जाते हैं। इन माइक्रोविलाई एंड विलाई की जो वॉल है उनको क्रॉस करके ये एड ऑन किया जाता है इधर, किसमें ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट ऐड ऑन किया जाएगा। दैट इज अ सिंपली, ये बेस्ड होता है एक्टिव एंड पैसिव दोनों मेथड से ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इतनी बात तो आपको समझ आ रही है। विलाई एंड माइक्रोविलाई कैसे एब्जॉर्ब करता होगा? इसमें ब्लड सप्लाइड है ना, आपकी हार्ट से ब्लड पंप करा जाएगा, वो ब्लड इनके वॉल इस विलाई एंड माइक्रोविलाई के पास, एंड देन न्यूट्रिएंट गेट्स एब्जॉर्ब। ठीक है, ये वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं। कैसे होते हैं? जो आपके वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। लेकिन जो फैट है, फैट का एंड प्रोडक्ट है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब इसी तरह नहीं हो पाते, इनको एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। ठीक है, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, जो फैट का मॉलिक्यूल, मान लो कि ये फैट का मॉलिक्यूल हमने मान लिया, पहले इनके ऊपर बनता है, इनके ऊपर एक कवरिंग क्रिएट की जाती है प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन उसको कवर कर लेता है। ठीक, प्रोटीन हाइड्रोफिलिक है और वो हाइड्रोफोबिक है। अब जो स्ट्रक्चर बन जाता है ये आसानी से ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो सकता है। वो भी ब्लड स्ट्रीम में नहीं ऐड होता है, जो ये हमारा विलाई एंड माइक्रोविलाई है, ब्लड वेसल्स से सप्लाइड होता ही है, उसके साथ साथ दैट इज ऑल्सो रिचली सप्लाइड विद लिम्फ वेसल्स। इसमें लिम्फ वेसल्स भी बहुत रिच सप्लाइड होती हैं। मैंने ये ब्लैक कलर से जो बना रहा हूं मैं, ये लिम्फ वेसल्स को दिखा रहा हूं। अभी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में क्या डिफरेंस होता है वो अपन जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। लिम्फ वेसल्स विलाई एंड माइक्रोविलाई में सप्लाइड होता है, इनको बोला जाता है लैक्टी, इनको बोलते हैं लैक्टियल्स, है ना। और हाँ, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड हमारा इन प्रोटीन कोट के साथ इन लिम्फ में ऐड ऑन किया जाता है। इनके पास होता है लिम्फ, ब्लड वेसल्स के पास होता है ब्लड, इनके पास क्या होता है? ब्लड। लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्लियर। ठीक, इतनी बात। जो ये लिम्फ है वो आके फाइनली ब्लड में ही मिलेगा, ब्लड में ही मिक्स करा जाता है,
तो ये जो लैक्टिल्स के थ्रू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन किया गया वो एक मजबूरी थी, है ना, उनका नेचर ऐसा था, और वो फाइनली एड ऑन ब्लड में ही होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन का पूरा वो प्रोटीन के मतलब एमिनो एसिड का, हाँ, सराउंड्स करा जाएगा। प्रोटीन का मतलब एमिनो एसिड, क्योंकि एब्जॉर्ब करना है तो प्रोटीन तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये इनकी पूरी बात थी एब्जॉर्प्शन की। हाँ जी, काइल, ये दिस वन इज द काइल। जब ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड इज कवर्ड विद प्रोटीन कोट या एमिनो एसिड का कवरिंग, तब उसको अपन काइल बोल देंगे, और काइल ही लैक्टेल्स में ऐड ऑन किया जाता है। इतनी बात हो गई क्लियर? बोलो। लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है। यहां हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली देख लिया। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है मेनली वाटर का। किसका? वाटर का, कुछ विटामिन्स का। कुछ विटामिन्स वहां माइक्रोब्स की मदद से एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट्स इट। नीचे एक पॉइंट लिख लो, वाटर एंड सम विटामिन्स आर एब्जॉर्ब्ड, वाटर एंड सम विटामिन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, अब वो सारा न्यूट्रिएंट ब्लड लेके ऐसे ही नहीं घूमेगा, है ना, उसको पहले एक ऐसा हमारा बॉडी में सेंटर होना चाहिए जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करे एज पर रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह, है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह काम करता है आपका लीवर। हाँ, क्या काम करता है? लीवर। सारा कुछ एब्जॉर्ब होके जाता है पहले लीवर के पास, एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? लीवर के पास। लीवर फिर आपके बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहाँ पे कितना, कौन सा न्यूट्रिएंट भेजना है, कितना भेजना है। बच जा रहा है तो लीवर स्टोर करेगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके। इसलिए लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर डैमेज हुआ दैट मीन्स आपकी जिंदगी खत्म। हाँ, वो पावर है उसके पास रीजनरेट। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लीवर को तुम वो फैटी लीवर तो फिर आपका ओवरबर्डन, ज्यादा फैट डिपॉजिट होना। अभी लीवर की पूरी बात समझो पहले क्या होता है। आपने खाया जो भी कुछ, इस ऐसे समझ लो, लीवर इज द चेक पॉइंट ऑफ द बॉडी। क्या है? चेक पॉइंट। सारा कुछ जाता है तो उसको पता होता है। आपने कोई टैबलेट खाई, कोई केमिकल खाया, वो लीवर के पास जाएगा, लीवर डिसाइड करेगा कि इसको रखना है शरीर में या इसको बाहर करना है। अगर हार्मफुल है तो वो बाहर कर देगा, है ना। बहुत सारे मैकेनिज्म चलते हैं, लीवर का बहुत फंक्शन है। एक काम नहीं कि बस बाइल सिक्रीट कर देना, तो वो उसको रखेगा, अदरवाइज उसको बाहर कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। ये समझ आ रहा है? इससे आपका चेक पॉइंट देखो। लीवर के ऊपर ओवरबर्डन क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए जो फूड है, जो हमारा नेचुरल फूड है, हाइजीनिक फूड है, वो जा रहा है तो न्यूट्रिएंट के साथ होगा, लीवर के ऊपर बर्डन कम आता है। अगर वही फूड आपका अनबैलेंस्ड है, अनहाइजीनिक है, तो लीवर के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स का बर्डन जाता है। अब सोचो, एक रोड है और इस पे पुलिस ने बैरिकेड करा हुआ है ना। पुलिस मतलब चेक पॉइंट, यहाँ से बैरिकेड करा हुआ है। इस रोड से मान लो कि एक बार में 4 गाड़ियां जा, 4 लेन, 4 जा रही हैं, तो पुलिस 4 को चेक करेगी, 4 को जाने दे सकती है एक टाइम पे। अब मान लो कि इसी रूट पे 2 या 3 गाड़ियां और आ गई, फिर क्या करना पड़ेगा? बैरिकेड खोलना नहीं पड़ेगा, या तो इधर ट्रैफिक बढ़ जाएगा या फिर बिना चेक हुए कोई पास हो जाए। क्या करोगे? अगर आपने सबको चेक करने लगे तो इधर ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रैफिक जैम, और इधर नहीं चेक करा तो बिना कोई इलीगली कोई एंटर कर जाएगा। लीवर के साथ यही होता है। जब आप बहुत सारे मेडिसिन लेते हो, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स एड ऑन करते हो, तो ऐसे केमिकल्स आपकी बॉडी में वो पास आउट हो जाता है, लीवर को क्रॉस कर जाता है, जो बॉडी को चाहिए ही नहीं। लाइक इंट्रूडर। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट आर सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ body as per requirement and get stored in storage organ of the body by liver, that is assimilation.
स्टोरेज ऑर्गन लीवर भी हो सकता है, एडिपोज टिश्यू भी हो सकता है, जहां जैसा स्टोरेज ऑर्गन जो होता है उधर स्टोर। फैट का डिपोजिशन स्किन के नीचे हो जाता है, और ग्लाइकोजन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। एमिनो एसिड्स तो प्रोटीन में कन्वर्ट होके वो अपनी बॉडी में एज पर रिक्वायरमेंट यूज हो जाता है, नहीं तो पास आउट कर दिया जाता है, वो स्टोर नहीं होता। प्रोटीन कभी भी स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें अपने डाइट में प्रोटीन का प्रेजेंस एज पर रिक्वायरमेंट मेंटेन करना चाहिए हमेशा। जैसे मान लो कि आपने आज खाना पूरे दिन नहीं खाया, तो एनर्जी तो चाहिए होगी, और वो एनर्जी इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक करके यूज की जाती है। अब यहाँ पे एक और बात ऐड ऑन कर लेना, जो आपने पैंक्रियाज के 3 हार्मोन्स का नाम लिखा था, याद है किसी को? इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन, एंड तीसरा सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन्स भी यहीं पे रोल प्ले करते हैं। इन हार्मोन्स का काम क्या है वो देखो। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बॉडी में, ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर, किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। या फिर यहीं पे ऐसे एक रिवर्सिबिलिटी वाला रिएक्शन का साइन बना, और इधर लिख लो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एज पर रिक्वायरमेंट, जब आपको जरूरत होती है तब। वो रिक्वायरमेंट आपकी एनर्जी हो सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है। एंड सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है? सोमैटोस्टैटिन का अभी जो रोल है बहुत नोन नहीं है, अंडर इन्वेस्टिगेशन में है ये, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का ये मानना है कि इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ या एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये किसके एक्शन को कंट्रोल करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। कंट्रोल द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये इनका काम है। लास्ट स्टेप इज द इजेशन। इजेशन में बस एक पॉइंट आप नोट कर लो, जो हमारा फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जिसका डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होता, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं होता, जो एंजाइम्स नहीं है हमारी बॉडी के पास उनको ब्रेक करने के लिए, वो एज इट इज तो नहीं, उनको थोड़ा सा डिकम्पोज करके बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। इजेशन का मतलब लिख लो, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब इन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हम बोलेंगे क्या? फीसेस। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। इजेशन को ही डिफेकेशन कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिफेकेशन।